वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्मोकेमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन एटमॉस्फेयर। अब इन थर्मोकेमिकल और फोटोकेमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातें सीखते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बना रहता है डिफरेंट लेयर्स का। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँगा अर्थ की, तो अर्थ के नज़दीक जो सबसे पहला स्फीयर रहता है एटमॉस्फेयर का, या जो सबसे पहली लेयर रहती है वो रहती है ट्रोपोस्फीयर की लेयर, जो अर्थ से लेके 10 या 12 किलोमीटर या कहीं कहीं पे अप टू 16 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड रहती है। उसके बाद में ट्रोपोस्फीयर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फीयर, जो 10 से 50 किलोमीटर तक रहता है। और इस ट्रोपोस्फीयर में ओजोन लेयर भी प्रेजेंट रहती है, जो 20 से 23 किलोमीटर्स के बीच में रहती है। और इसके बाद में स्ट्रेटोस्फीयर के बाद में आता है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्बिंग स्पीशी नहीं रहती है मीजोस्फीयर में, और मीजोस्फीयर रहता है फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर्स अबव अर्थ सरफेस, ठीक है। और मीजोस्फीयर के बाद में आता है थर्मोस्फीयर, जो 80 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर तक एक्सटेंड रहता है। और इस मीजोस्फीयर में सबसे ज़्यादा आयॉन्स पाए जाते हैं, जैसे N2 पॉजिटिव आयन, O2 पॉजिटिव आयन या O पॉजिटिव आयन। और इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है, यानी अप टू 1200 डिग्री सेल्सियस। और इसमें सबसे ज़्यादा UV एब्जॉर्प्शन और एक्सरेज या गामा रेज वगैरह एब्जॉर्ब होती है। और इसके बाद में थर्मोस्फीयर के बाद में जो बाकी स्फीयर रहता है उसे हम कहते हैं एक्सोस्फीयर। अब इन स्फीयर्स के साथ साथ में एक स्फीयर और भी आता है जिसे हम कहते हैं आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर मीजोस्फीयर से लेके एक्सोस्फीयर तक एक्सटेंड रहता है, यानी फ्रॉम 48 किलोमीटर टू 965 किलोमीटर। लेकिन आयोनोस्फीयर का सबसे ज़्यादा रोल इस थर्मोस्फीयर में ही रहता है, यानी सबसे ज़्यादा आयोन्स इसी थर्मोस्फीयर में ही रहते हैं। अब ये जो रिएक्शंस होती है, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस या फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन एटमॉस्फेयर, वो इन्हीं लेयर्स में होती है। और अलग अलग तरह की रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि इन लेयर्स में अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे अगर मैं रिएक्शंस इन एटमॉस्फेयर की बात करूँगा तो हमारे पास में दो तरह की रिएक्शंस होंगी। एक होगा थर्मोकेमिकल रिएक्शन और दूसरा टाइप जो होगा वो होगा फोटोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस उन रिएक्शंस को कहते हैं जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से हीट की वजह से होती है, या जिनमें इमिशन ऑफ हीट होता है। और फोटोकेमिकल रिएक्शंस का मतलब रहता है वो रिएक्शंस जहाँ पे एब्जॉर्प्शन या इमिशन ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट होता है, उनको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। या यहाँ पे विजिबल लाइट भी एब्जॉर्ब या इमिट हो सकती है। लेकिन फिलहाल हम अगर एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस अल्ट्रा वायलेट लाइट से ही होती है। अब इन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अलावा हमें और एक बात जानना ज़रूरी है कि एटमॉस्फेयर जो रहता है वो गैसियस रहता है। यहाँ पे गैसेस प्रेजेंट रहते हैं, यानी स्पीशीज़ जो भी रहती है, जो भी केमिकल्स रहते हैं वो गैसियस फॉर्म में रहते हैं, और गैसेस एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहती है। तो यहाँ पे जो भी रिएक्शंस होती है वो गैस फेज़ में होती है, यानी वो लिक्विड फेज़ या सॉलिड फेज़ रिएक्शंस नहीं होती, यानी यहाँ पे रिएक्टेंट भी गैस है और मीडियम भी गैस ही होगा। और ये जो गैसियस स्पीशीज़ रहती हैं एटमॉस्फेयर में, ये अलग अलग टाइप की रहती है। जैसे कुछ स्पीशीज़ इनऑर्गेनिक रहती हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, SO3, NO2 एक्स्ट्रा। या ऑक्सीडेंट्स रहते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेंट है ओजोन। इसमें रिडक्टेंट्स भी रहते हैं, रिडक्टेंट्स जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या SO2 या H2S गैसेस, दीज आर रिडक्टेंट्स। यानी ये स्पीशीज़ की वजह से ऑक्सीडेशन हो सकता है और इन स्पीशीज़ की वजह से रिडक्शन हो सकता है अदर स्पीशीज़ का। इसके अलावा यहाँ पे ऑर्गेनिक स्पीशीज़ भी रहती हैं, जैसे मीथेन या दूसरे एल्केन्स, या कुछ अल्काइल कंपाउंड्स रहते हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एक्स्ट्रा, ये भी एटमॉस्फेयर में रहते हैं। या हेलोजनेटेड कंपाउंड्स रहते हैं, या एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, इस तरह के कंपाउंड्स एटमॉस्फेयर में रहते हैं। इसी तरह से एटमॉस्फेयर में एसिड्स भी रहते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड जो बनता है SO3 और SO2 से। इस तरह से इसमें बेसिस भी रहते हैं लाइक अमोनिया, और साल्ट्स लाइक अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये स्पीशीज़ प्रेजेंट रहती हैं एटमॉस्फेयर में।
तो इन स्पीशीज़ के ऊपर ही हमें पता चलेगा कि एटमॉस्फेयर में किस तरह की रिएक्शंस होती हैं। अब इसके अलावा जो ट्रोपोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर यानी अर्थ के नज़दीक जो स्फीयर है, उसमें सॉलिड्स और लिक्विड पार्टिकल्स भी रहते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इवन कि स्ट्रेटोस्फीयर में भी कुछ लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स, माइन्यूट पार्टिकल्स रहते हैं। अब सॉलिड्स दो तरह के काम करते हैं। एक तो वो एक्ट करते हैं एज सिंक, क्योंकि जो भी हाई एनर्जी पार्टिकल्स इनके साथ टकराते हैं वो अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं। सो दीज आर सिंक्स फॉर एनर्जी। और दूसरी बात, सॉलिड्स सरफेस प्रोवाइड करते हैं फॉर सरफेस रिएक्शंस। इसी तरह से जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स रहते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स में अगर कोई स्पीशी चली गई तो वो लिक्विड उसके लिए एक लिक्विड मीडियम बना सकता है, और यहाँ पे इस लिक्विड ड्रॉपलेट में लिक्विड फेज रिएक्शंस हो सकती है। अब केमिकल रिएक्शन हो या फोटोकेमिकल रिएक्शन, दीज मोस्टली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, कंपोजिशन, ह्यूमिडिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। यानी ये डिपेंड करती है एनवायरनमेंट पे, टेम्परेचर कैसा है, वहाँ के एयर का या एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है, क्योंकि ह्यूमिडिटी से हाइड्रोक्सिल आयन्स बनते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो होती है अल्ट्रावायलेट रेज से, और वो अल्ट्रावायलेट रेज आती है सनलाइट से। तो जितनी सनलाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा होंगी, तो रिएक्शंस भी वहाँ पे ज़्यादा होंगी। अब जो मैंने आपको स्फीयर्स बताए हैं, उन स्फीयर्स की कंडीशंस अलग अलग हैं, उनका एटमॉस्फेयर अलग अलग है, तो डिफरेंट प्रोसेसेस डिफरेंट कंडीशंस में होंगे, या वी कैन से डिफरेंट प्रोसेस विल बी ऑब्जर्व्ड अंडर वेरिइंग कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हम एटमॉस्फेयर को अलग अलग लेयर्स में पहले डिवाइड करते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि इन स्फीयर्स में, इन लेयर्स में किस तरह की रिएक्शंस होती है। तो हम आते हैं पहले ऊपर से ही, यानी पहले हम आते हैं आयोनोस्फीयर से। हम थर्मोस्फीयर से शुरू करेंगे और इसके जो बाहर यानी एक्सोस्फीयर उसको छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर प्रोसेसेस नहीं होते हैं। जो भी प्रोसेस शुरू होते हैं वो होते हैं आयोनोस्फीयर, स्पेशली थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर में एक तो टेम्परेचर भी हाई रहता है, और थर्मोस्फीयर में हाई एनर्जी रेडिएशंस भी होती हैं, लाइक अल्ट्रावायलेट रेज या एक्स रेज वहाँ तक आ जाती है। और इस आयोनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर में सबसे पहली जो रिएक्शन होती है वो होती है ओजोन की डिसोसिएशन। यानी ओजोन पे अल्ट्रावायलेट रेज जब पड़ती हैं तो वो डिसोसिएट होता है इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ओ रेडिकल, यानी ऑक्सीजन एटम रेडिकल। और इस ऑक्सीजन रेडिकल पे अगर एक्स रेज पड़ जाएं या अल्ट्रा हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज पड़ जाएं तो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देता है, यानी इसकी आयोनाइजेशन हो जाती है और O पॉजिटिव आयन बन जाता है। और ये सब होता है थर्मोस्फीयर में। इस तरह से जो O पॉजिटिव आयन बन गया वो अगर N2 के साथ में कोलाइड करे या टकराए तो वो N2 से इलेक्ट्रॉन लेता है और N2 को N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, N2 पॉजिटिव आयन प्लस बना देता है वापस ये ऑक्सीजन रेडिकल। इसी तरह से अगर N2 पॉजिटिव O2 के साथ में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करे या उसके साथ में कोलाइड करे तो वो ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है और वो बना सकता है N2 प्लस O2 पॉजिटिव। तो इसका मतलब आयोनोस्फीयर में, या मैं बोलूँगा सिंपली थर्मोस्फीयर में, N2 पॉजिटिव O2 पॉजिटिव या O पॉजिटिव या N पॉजिटिव आयन्स बन जाते हैं, और ये बन जाते हैं इस फोटो डिसोसिएशन से और आयोनाइजेशन से। और ये आयोनाइजेशन होती है हाई एनर्जी रेडिएशन से, लाइक अल्ट्रावायलेट और एक्स रेज। उसके बाद में आता है दूसरा स्फीयर। दूसरा स्फीयर आता है स्ट्रेटोस्फीयर, जो थर्मोस्फीयर के नीचे रहता है। यानी ये 10 या 12 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक रहता है। और स्ट्रेटोस्फीयर एक ऐसा स्फीयर है जिसमें ओजोन सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसी में ओजोन लेयर भी होती है। इस स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन रहता है अप टू 10 ppm, और यहाँ पे ओजोन का फॉर्मेशन और ओजोन का डिसोसिएशन तकरीबन बराबर रेट से होता है। यानी जितना फास्ट यहाँ पे ओजोन डिसोसिएट होता है तकरीबन उसी रेट से वापस ओजोन बन भी जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओजोन का फॉर्मेशन और डिसोसिएशन यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहता है। तो चूँकि ये ओजोन इसमें रहता है तो ओजोन बनता कैसे है? ओजोन बनता है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन पे जब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं ऑफ 240 to 260 नैनोमीटर
तो वो ऑक्सीजन ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन रेडिकल्स में। और ये ऑक्सीजन रेडिकल अगर आपस में मिल गए इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन या ऑक्सीजन तो ये वापस ऑक्सीजन बना सकते हैं, प्लस ये एम मीन्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वापस दे देंगे, यानी इसके साथ में ये नहीं छेड़ते। ये एक तरह का मीडियम यहाँ पे प्रोवाइड करता है। या ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन रेडिकल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ टकराए और यहाँ पे O प्लस O2 मिलके O3 बना देता है, प्लस M हमें वापस मिलता है। M यहाँ पे मीडियम है, मीन्स इट में बी नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, राइट। इसके अलावा और भी रिएक्शंस होती हैं। ये तो हो गया ओजोन का फॉर्मेशन, तो ओजोन का डिसोसिएशन भी यहाँ पे हो सकता है। देखो ओजोन का डिसोसिएशन जो होता है वो भी लाइट से ही होता है, लेकिन वो होता है 230 to 320 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट लाइट से। ओजोन पे जब ये लाइट पड़ती है तो यहाँ पे फोटो डिसोसिएशन होता है, यानी लाइट की वजह से ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है। और दूसरी बात, ये इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कि यहाँ पे इस ब्रेक डाउन से जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन रेडिकल बनता है, दीज आर हाई एनर्जी पार्टिकल्स, यानी इनमें एनर्जी आ जाती है, प्लस यहाँ पे हीट भी रिलीज होती है, यानी हीट रिलीज होती है। अब ये ओजोन जो यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ से जो ऑक्सीजन रेडिकल निकला, ये ऑक्सीजन रेडिकल फर्दर ओजोन के साथ में रिएक्ट करके उसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि O3 प्लस O मीन्स O4, तो वो हो जाएगा O2 प्लस O2। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि फॉर्मेशन और डिसोसिएशन ऑफ ओजोन जो होता है ये बराबर बराबर रेट से होता है स्ट्रेटोस्फीयर में। सो दीज आर इन इक्विलिब्रियम, इसलिए वहाँ पे ओजोन कम या ज़्यादा नहीं होता। तो एक पर्टिकुलर रेंज में ओजोन की कंसंट्रेशन रह जाती है। जो मैंने बताई रेंज वो है 10 ppm। तो 10 ppm की रेंज जो है ना ये मेंटेन रहती है स्ट्रेटोस्फीयर में। अब स्ट्रेटोस्फीयर में जो बाकी गैसियस मॉलिक्यूल्स रहते हैं लाइक नाइट्रोजन पे भी जब हाई एनर्जी रेडिएशंस यानी अल्ट्रावायलेट, इसको मैं बोलूँगा वैक्यूम अल्ट्रावायलेट, जिनकी वेवलेंथ लेस देन 126 नैनोमीटर होगी, ये रेडिएशन अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पे पड़ जाए तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल भी डिसोसिएट हो जाता है और ये बनाता है नाइट्रोजन रेडिकल प्लस नाइट्रोजन रेडिकल, यानी नाइट्रोजन के एटम्स बन जाते हैं। और रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव रहते हैं, ये किसी भी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन रेडिकल एक स्टेबल मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO प्लस O रेडिकल बना सकता है, या ये ऑक्सीजन रेडिकल NO2 के साथ मिलके ट्वाइस NO बना सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि ओजोन डायरेक्ट इस NO के साथ रिएक्ट करे, NO प्लस O3 गिव्स NO2 प्लस देता है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इस तरह से जो NO2 है, जो यहाँ पे NO2 बन गया, ये इस ऑक्सीजन रेडिकल के साथ रिएक्ट करके NO प्लस O2 भी बना सकता है। या जो NO2 है ये एक स्पेशल एब्जॉर्बिंग स्पीशी है, ये अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है और एब्जॉर्ब करने के बाद में ये हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है, यानी इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि फोटोकेमिकल प्रोसेस के साथ में फोटोफिजिकल प्रोसेस भी हो सकते हैं। इसकी जो एनर्जी है ये इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ लाइट भी वापस मिल सकती है, जिससे हमें फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस या केमिल्यूमिनेसेंस वगैरह ये सब मिल जाता है। तो हमें लेकिन यहाँ पे सिर्फ फोटोकेमिकल और थर्मोकेमिकल रिएक्शंस डिस्कस करने हैं, इसलिए मैं फोटोफिजिकल प्रोसेस के साथ में यहाँ पे नहीं छेड़ूंगा। इसके अलावा जो स्ट्रेटोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर से अगर वाटर मॉलिक्यूल्स स्ट्रेटोस्फीयर में चले गए तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो सकते हैं। वो बना सकते हैं हाइड्रोक्सिल रेडिकल प्लस हाइड्रोजन रेडिकल। और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में जो ऑक्सीजन रेडिकल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करें और वहाँ पे बनाएंगे ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स। दीज हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड हाईली अनस्टेबल। ये भी तमाम उन मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं जो भी इसके साथ में कोलाइड करते हैं यानी टकराते हैं। अब ये जो हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में जनरेट होते हैं, ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स
ट्रोपोस्फीयर तक पास हो जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल ट्रोपोस्फीयर को स्ट्रेटोस्फीयर के साथ में कनेक्ट कर देता है, या दीज आर कनेक्टेड, स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर आर कनेक्टेड थ्रू दीज हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स। अब ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स जब ट्रोपोस्फीयर में पहुँचते हैं तो वहाँ पे ये कंज्यूम हो जाते हैं, या मैं बोल सकता हूँ कि ट्रोपोस्फीयर में हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स के लिए एक सिंक है, या मैं बोल सकता हूँ वहाँ पे ये गायब हो जाते हैं, ये रिएक्ट हो जाते हैं बाकी गैसेस के साथ में, क्योंकि ट्रोपोस्फीयर में बहुत सारी नेचुरल एज वेल एज प्रोड्यूस्ड गैसेस होते हैं जो हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। अब जो तीसरा स्फीयर है यानी ट्रोपोस्फीयर, जो अर्थ के नज़दीक रहता है, ये फ्रॉम 0 to 10 और अप टू 12 किलोमीटर्स रहता है। इसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऑक्सीडेंट है और इसकी वजह से बहुत सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इस ट्रोपोस्फीयर में हो जाती हैं। यानी अर्थ के नज़दीक जो स्फीयर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है। लेकिन इस ट्रोपोस्फीयर में नाइट्रोजन सबसे अबंडेंट रहता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज मैक्सिमम इन ट्रोपोस्फीयर, सबसे ज़्यादा रहती है, और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन रहता है। अब ओजोन की अगर बात करूँगा मैं, तो ओजोन ट्रोपोस्फीयर में भी रहता है लेकिन बहुत ही कम, 0.05 ppm, इतना कम ओजोन रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिएक्शंस होंगी वो या तो नाइट्रोजन के साथ में होंगी या फिर ऑक्सीजन के साथ में होंगी। लेकिन ट्रोपोस्फीयर में नाइट्रोजन थोड़ा सा इनर्ट रहता है, जबकि थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा इनर्ट रहता है, जबकि ऑक्सीजन जो वो रिएक्ट कर जाता है, वो बाकी स्पीशीज़ के साथ में रिएक्ट करता है। और वो स्पीशीज़ कैसे इसके साथ में रिएक्ट करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो ओजोन रहता है इसमें ट्रोपोस्फीयर में यानी अर्थ के नज़दीक, वो लाइट की वजह से डिसोसिएट हो जाता है और ये बनाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन रेडिकल, और फिर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन रेडिकल इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन और अदर गैसेस ये वापस आपस में जुड़ जाते हैं और ओजोन बनाते हैं। तो इसका मतलब इसका डिसोसिएशन और फॉर्मेशन दोनों यहाँ पे हो जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रेटोस्फीयर में हाइड्रोक्सिल आयन्स बनते हैं वो जब ट्रोपोस्फीयर में आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, पास होते हैं नीचे, तो वो यहाँ पे यहाँ की गैसेस के साथ में, ट्रोपोस्फीयर की गैसेस के साथ में रिएक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल आयन रिएक्ट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ में, तो ये बनाता है यहाँ पे HOO रेडिकल, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोपरऑक्सिल रेडिकल, प्लस बनाता है CO2। तो इसका मतलब CO जो एक ऑक्सीजन ले लेता है और दूसरा ऑक्सीजन इसको मिल जाता है, ये बनाता है हाइड्रोपरऑक्सिल रेडिकल। तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो कंज्यूम हो जाता है। तो ये मैं कह सकता हूँ ये सिंक है फॉर हाइड्रोक्सिल रेडिकल। इसी तरह से यहाँ पे जो पर हाइड्रोक्सिल जो बनता है, ये आपस में दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे और हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस O2 बना सकते हैं। या पर हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो है हाइड्रोपरऑक्सिल रेडिकल, ये ओजोन के साथ में भी कंबाइन होके हाइड्रोक्सिल रेडिकल प्लस O2 बना सकता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना सकता है। या ये जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल है इसके लिए जो हाइड्रोकार्बन्स है ये स्पेशल सिंक है। फॉर एग्जांपल अगर ये मीथेन के साथ टकराए इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये बना सकता है CH3O2, ठीक है, या प्लस वाटर, या ये मीथेन के साथ में कोलाइड होके मिथाइल रेडिकल प्लस H2O मॉलिक्यूल बना देता है। यानी जो भी हाइड्रोक्सिल रेडिकल स्ट्रेटोस्फीयर में प्रोड्यूस होते हैं वो सारे यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर में कंज्यूम हो जाते हैं। अब ट्रोपोस्फीयर में यानी अर्थ के नज़दीक जो स्फीयर है उसमें बहुत सारी गैसेस रहती हैं जो प्रोड्यूस हो जाते हैं डिफरेंट प्रोसेस से। फॉर एग्जांपल क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर से आता है वो ट्रोपोस्फीयर में आ जाता है, लेकिन ट्रोपोस्फीयर में वो कोई रिएक्शन नहीं दिखाता, यहाँ पे इनर्ट रहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। लेकिन जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हैं तो वहाँ पे हाई एनर्जी रेडिएशंस जब इन पे पड़ती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, तो वहाँ पे ये ब्रेक हो जाते हैं, फ्री रेडिकल्स बनाते हैं और ओजोन के साथ में रिएक्ट करते हैं, जिससे ओजोन डिप्लीशन हो जाती है। इसी तरह से जो ट्रोपोस्फीयर है, मैंने पहले भी कहा कि इसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। जैसे अर्थ की सरफेस के ऊपर से लेके
स्ट्रेटोस्फीयर तक, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड जिसे हम रस्ट कहते हैं वो भी सरफेस के ऊपर ही बन जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी सरफेस के ऊपर बन जाता है, या CO2 बनता है। हाइड्रोकार्बन जब बर्न होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो CO2 बनता है, सल्फर जब बर्न होता है SO2 बनता है, SO3 बनता है। अब इन प्रोसेसेस के लिए, इन स्पीशीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो एनर्जी आती है वो आती है वॉल्केनोज से, तो वॉल्केनोज से डिफरेंट गैसेस भी निकलती हैं। इस तरह से लाइटनिंग से एनर्जी मिलती है इनको, या वाइल्ड फायर से एनर्जी मिलती है ऑक्सीडेशन के लिए फॉर डिफरेंट स्पीशीज़, या व्हीकल्स में ऑक्सीडेशन होती है या पार्शल ऑक्सीडेशन होती है डिफरेंट सब्सटेंसेस की, और वहाँ पे लॉट ऑफ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो ट्रोपोस्फीयर में जाते हैं। फॉर एग्जांपल व्हीकल्स से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या NO, NO2, N2O ये सभी गैसेस जाते हैं, या SO2, SO3 गैसेस आते हैं। इसी तरह से जो व्हीकल्स है, व्हीकल्स की वजह से ट्रोपोस्फीयर में बाकी गैसेस भी आ जाते हैं लाइक वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन जो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं ड्यू टू ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ट्रोपोस्फीयर। एनर्जी सोर्सेज ये हो सकते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो ये होता है O2 मॉलिक्यूल, जो ट्रोपोस्फीयर में बहुत ज़्यादा रहता है, यानी दूसरे नंबर पे एबंडेंस के हिसाब से नाइट्रोजन के बाद में ये दूसरे नंबर पे आता है। अब ट्रोपोस्फीयर में जो बाकी गैसेस रहते हैं लाइक SO2 या SO3 या H2SO4 में बोल सकता हूँ, ये SO2, SO3, H2SO4 में कन्वर्ट हो जाते हैं और एसिड रेन फॉर्म करते हैं। तो एसिड रेन भी ट्रोपोस्फीयर में ही बनता है। तो दीज वेर सम स्पेशल रिएक्शंस विच ऑकर इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इनमें मैंने आपको बताया कि लास्ट पे ट्रोपोस्फीयर में किस तरह की रिएक्शंस आती है और इनमें एनर्जी कहाँ से आती है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।